जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू दी ड्रॉ सीरीज डेली रिवीजन एंड वर्क, जिसके साथ हम लोग आपके एचएएस की फुल ऑन प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एंड ऑलरेडी जो है बहुत सारी क्लासेस चल पड़ी हैं। एचपीजी की क्लासेस चल रही हैं, आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं आपकी, एंड आपके जीएस के एमसीक्यूज चल रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको प्लान बताया था। अभी जो है हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका जीएस का मॉड्यूल स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि दिस इज ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है जी। सो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के मैं क्वेश्चंस लूंगा आपके नेक्स्ट 10 डेज में। आई विल ट्राई टू कवर 200 to 250 क्वेश्चन, जिसके तहत वी विल ट्राई टू रिवाइज दी होल ज्योग्राफी। अब मैं यहाँ पे ज्योग्राफी कंसेप्ट आपको बहुत सारे नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी नायब तहसीलदार की रिवीजन सीरीज में ले चुका हूँ, या इससे पहले जब मैंने एचएस मार्क्स बूस्टर सीरीज ली थी तो उसमें ले चुका हूँ। तो वो लिंक मैं आपको आई बटन में आ रहा होगा। इनकेस अगर आपने नहीं देखे तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को फटाफट से। अपना कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। आपको जो है अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और लिखना जरूर है। ठीक है जी, ये बताएगा आपका कि आप कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, अगर आप हमारे साथ और अच्छे से जुड़ना चाहते हैं तो, और आपके पास अगर आपने टेस्ट सीरीज अब तक ज्वाइन नहीं किया तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। एचपीजीके के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है हम लोगों के पास, एचएस प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं इनकेस अभी तक आपने नहीं किया है तो। मैं आपको ब्रॉड प्लान बता देता हूं, मेरा ब्रॉड प्लान क्या रहने वाला है। सो फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर मैं टोटल 4 एमसीक्यू के सेशंस लेने वाला हूं। ईच सेशन विल बी ऑफ 20 एमसीक्यूज। तो इसमें मैं पहले में जो है आज मैं कॉस्मोलॉजी और अर्थ की मूवमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सन, मून एंड अदर फिनोमिना ये सारे डिस्कस करूंगा। कल जो है मैं लिथोस्फीयर डिस्कस करूंगा, एटमोस्फेयर डिस्कस करूंगा एंड हाइड्रोस्फीयर। इन दिस वे मैं आपको यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स वर्ल्ड ज्योग्राफी, वेयर आई विल बी टेकिंग 1 MCQ सेशन अराउंड 20 क्वेश्चन ऑन फिजिकल ओवरव्यू एंड 1 ऑन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। ठीक है, क्लाइमेट वेजिटेशन मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। ठीक है जी। देन आई विल बी गोइंग टुवर्ड्स इंडियन ज्योग्राफी, और मैं वहाँ पे फिर से 4 सेशन लूंगा आपके, अगेन 20 MCQs ईच, जहाँ पे मैं आपका इंडियन फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, इरीगेशन एंड मिनरल इंडस्ट्रीज, इनको कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ मैं इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट के से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो कंसेप्चुअल पोर्शन है उसको मैं 20 क्वेश्चन MCQ लेने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा कुछ भी जो बायोडाइवर्सिटी न्यूज़ में चल रही है, या फिर स्टैट्यूट्स हैं, वेटलैंड्स हैं, इनको जो है मैं साथ में डिस्कस करने के लिए एक सेशन 20 क्वेश्चंस का लूंगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया है किस तरह से ज्योग्राफी चलने वाली है हम लोगों की। सो लेट अस स्टार्ट विद ज्योग्राफी। एंड आज का पहला जो सेशन है वो है कॉस्मोलॉजी, अर्थ, इसकी मूवमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सन, मून एंड इसके साथ के जो एसोसिएटेड फिनोमिनाज हैं, जैसे सुपर मून हो गया, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड हो गया, बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं गाइस। ठीक है, मेरी अगेन वही रहेगी आपके साथ, आपको एक एडवाइस रहेगी कि क्वेश्चन मैं आपको दिखाता रहूंगा, आंसर दिखाने से पहले जस्ट राइट देम डाउन कि आपने क्या लिख रहे हो। अर्नेस्टली आपको बताना है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। इफ यू आर स्कोरिंग 20 में से 7 स्कोर कर रहे हैं या 17 स्कोर कर रहे हैं, जस्ट राइट इट डाउन। ये जो है बूस्ट करता है, ये जो है मोटिवेट करता है बाकी कैंडिडेट्स को भी, बाकी स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं, ताकि वो भी जो अपने स्कोर्स को वहां पे लिखें, सो दैट एक कम्युनिटी जो है बिल्डअप हो सकेगा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं फटाफट से। जो क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की बात लगेगी मैं आपको वहां पे साथ साथ में एक्सप्लेन करता भी रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The sun is vertically overhead at the equator only 2 days in a year, and second is the shortest day in the northern and southern hemispheres are 22nd December for northern hemisphere, and southern hemisphere के लिए it is 21st June। ठीक है जी। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। देखो भाई, इसका बड़ा ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, तो ये आप जो है प्लीज इसको जरा ध्यान से रखना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से सुनो, पॉज कर लो वीडियो को, अब देखो इसको, क्वेश्चन को समझो, 1 मिनट का टाइम लो, और उसके बाद जो है इसको आंसर करो। ओके, सो राइट आंसर हियर इज बोथ 1 and 2। ठीक है जी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देखो, सन जो है इक्वेटर पे कब होता है वर्टिकली ओवरहेड? जब वो इक्विनॉक्सिस के टाइम पे होता है। मैं आपको एक कंसेप्ट सारा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी समझाया हुआ, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताया था। देखो, अर्थ जो है इस तरह से रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है सन के आसपास में, 365 1/4 डे ये लेती है आपका। और जब ये जून में होती है, 21 जून में, 21 जून में, तो यह क्या होता है, जो सन की रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती हैं। एंड जब ये 22 दिसंबर में होती है, तब ये डायरेक्टली किसके ऊपर होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन के ऊपर होती हैं, ठीक है जी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर होती है। तो इस टाइम पे 21 जून में जो है आपको क्या दिखेगा, जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे आपको शॉर्टेस्ट डे दिखेंगे, एंड जब 22 दिसंबर होगा तो वहां पे नदर्न हेमिस्फीयर में आपको शॉर्टेस्ट डे दिखेंगे। इसे हम सॉलिस्टिस बोलते हैं। सॉलिस्टिस का मतलब क्या होता है? सॉलिस्टिस का मतलब होता है जब दिन और रात के बीच में मैक्सिमम आपको फर्क देखने को मिलता है, ठीक है। देखो आजकल देखो ना, आजकल जून जुलाई चल रहा है तो आप देखोगे दिन कितने बड़े हो गए हैं आपके, एंड रातें जो हैं वो छोटी हो गई हैं। तो इस तरह से चलता है, ठीक है जी। 21 मार्च और आपका 23 सितंबर जो है वो क्या होता है, वो इक्विनॉक्स होता है। सन की रेज अब यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर होती हैं और दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं, इन्हें हम इक्विनॉक्सेस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो पीछे वाला क्वेश्चन जो है अभी आपको समझ में आ गया होगा आई होप, और आपको आंसर भी लग गया होगा पता, ठीक है। साथ साथ मार्क करते रहो। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स में इनमें से क्या चीज सही है? दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स एंड हैव हाई डेंसिटीज। सेकंड, दे आर लोकेटेड बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स। इनमें से कौन सी चीज सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ और नाइदर। अगेन 1 मिनट आप टाइम लो अपना और बताओ यहाँ पे, ठीक है। आंसर इसका क्या है? अगेन आंसर इज नाइदर ऑफ द अबव, ठीक है जी। नाइदर 1 नॉर 2, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत हैं। क्योंकि जोवियन प्लैनेट्स कौन से होते हैं? दे आर बेसिकली गैस प्लैनेट्स या गैस जायंट्स जो हम लोग देखते हैं कहाँ पे, हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट के पीछे, ठीक है। जैसे जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपट्यून, ये जो यहाँ पे क्या है, दे आर जोवियन प्लैनेट्स। दे आर नॉट मेड ऑफ रॉक बट दे आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है जी। सो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आई होप आपने आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नीप टाइड्स, ठीक है जी। सो हम लोग देखते हैं स्प्रिंग टाइड्स, नीप टाइड्स का फिनोमिना देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो है आपको बताना है कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। जो टाइड्स आती हैं आपकी, जो ज्वार आता है वो बेसिकली क्यों आता है? बिकॉज ऑफ मून्स ग्रेविटेशन फोर्स अगेंस्ट दी अर्थ। मून की जो है ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या होता है, ये पानी को जो है अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण जो है वाटर लेवल राइज करता है एक तरफ, एंड दूसरी तरफ जो है काउंटर राइज आपको देखने को मिलता है। सो इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं। टाइड दिन में 2 बारी आती है, ठीक है। क्वेश्चन देखो फटाफट से, नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड्स के ऊपर है। ड्यूरिंग दीज टाइड सन, मून एंड अर्थ जो है वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं और इट अकर्स ट्वाइस अ मंथ, ठीक है जी। सो यहाँ पे देखो जो स्प्रिंग टाइड होती है उसमें क्या होता है, आई होप आपको ये पता है चीज़, तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करने से पहले यू जस्ट शुड गो अहेड एंड आंसर दिस क्वेश्चन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, पॉज करो, आंसर दो, एंड द करेक्ट आंसर इज कि ये जो ऑप्शन है गलत है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है। सो आंसर इज 2 ओनली, ठीक है जी। देखो जब स्प्रिंग टाइड्स आती हैं तब जो है सन, मून एंड अर्थ जो है वो एक लाइन में होते हैं, जिसके कारण सिनर्जी बनती है और ज़्यादा हाई टाइड्स आती हैं नॉर्मल से, इसे हम लोग कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। बट जब सन, मून जो है और अर्थ वो एक 90 डिग्रीज के प्लेन में होती हैं, ठीक है जी, तब जो है आपको क्या देखने को मिलता है, ये सिनर्जी नहीं देखने को मिलती है। इसके कारण जो टाइड्स आती हैं वो कंपैरेटिवली छोटी आती हैं, जिन्हें हम लोग नीप टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक लाइन पे नहीं होंगे, 90 डिग्रीज पे होंगे, एंड ट्वाइस अ मंथ, ये जो है बिल्कुल सही है। ट्वाइस अ मंथ आता है जब आइदर न्यू मून होगा, ठीक है जी, और फुल मून होगा तब आएगी आपके स्प्रिंग टाइड्स आएगी, या जब फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में होगा मून तब आपकी नीप टाइड्स आएंगी, ठीक है जी। सो ये कंसेप्ट को जो है पता कर लेना, वो अपना क्लियर कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एचएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स कहाँ पे आती हैं, टाइड्स का फिनोमिना कैसे होता है, कौन सी जो है फोर्सेज लगती हैं इसके ऊपर। तो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, प्लीज़ ज़रूर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है जी। अर्थ और सन की जो पोजीशन है उसके हिसाब से जो है इनमें से क्या चीज़ सही है। नाउ ड्यूरिंग अर्थ की रेवोल्यूशन अराउंड द सन, पेरीहेलिन जो है वो पॉइंट है जहाँ पे अर्थ जो है वो सन से सबसे दूर होता है, एंड ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन एपीहेलियन वो पॉइंट है जब अर्थ जो है सबसे पास में होता है। इनमें से कौन सी चीज़ या कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगेन आंसर लिखो अपना। द आंसर इज नन ऑफ द अबव, ठीक है जी। दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। सो नाइदर 1 नॉर 2। इसको आप इस तरह से याद रखो कि एपीहिलियन जो है इट इज फार। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, ए फॉर अपार्ट
एंड इसका मतलब क्या होता है, अपार्ट का मतलब क्या होता है, दूर होता है, तो इसका मतलब फार होता है। तो जहाँ पे भी आपका एपगी लग गया, जैसे हम एपगी बोल देते हैं, या इसे हम लोग जो है एपीहिलियन, अगर सन के उस रिस्पेक्ट से बात करें तो हम लोग एपीहिलियन बोल देते हैं। तो इसमें क्या है, अर्थ जो है वो सबसे ज़्यादा दूर है सन से। एंड जो आपका एपोगी अगर हम बोल देते हैं किसी सैटेलाइट के लिए, इवन मून के लिए भी बोल देते हैं एपोगी, दैट मीन्स वो जो है सबसे दूर है अर्थ से। तो इसको इस तरह से याद रखो। तो ए फॉर अपार्ट, ए फॉर दूर, ठीक है। तो यहाँ पे नियरेस्ट नहीं है, फारदेस्ट है, एंड देन ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है गलत हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन करने हम लोगों ने, साथ में रो नेबुलर हाइपोथेसिस, ये जो है हम लोगों का सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस, दिस एक्सप्लेन्स हाउ सोलर सिस्टम ए वाज फॉर्मुलेटेड, कैसे बना था, ठीक है। तो अगेन ये जो है किसके ऊपर स्टेटमेंट्स हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस जो प्लैनेट्स हैं हमारे वो एक जायंट मॉलिकुलर क्लाउड से बने थे, जिसके सेंटर में जो है सन जो है वो रोटेट कर रहा था। ये जो है सोलर सिस्टम के ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है, एंड ये वैगनर एंड जेम्स जीन्स ने जो है ये थ्योरी दी थी। तो एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, अगर आप डिड्यूस कर सकते हो आंसर को तो डिड्यूस करने की कोशिश करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है, इट इज 1 and 2 ओनली। सो दोनों जो है स्टेटमेंट सही हैं। जो सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस है वो बेसिकली क्या था, गैस का क्लाउड था जो कि बीच में लंप होकर सन बन गया, और आसपास जो है इसके जो भी मटेरियल था वो क्लम्प होकर क्या बने, प्लैनेट्स बने आपके। सोलर सिस्टम को हम इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं, बट इसके जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे वो थे इमानुएल कैंट एंड लैपलेस, ठीक है जी। सो ये लोग थे, एंड नॉट अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर के साथ एक और थ्योरी एसोसिएटेड है, कौन सी है, साथ में लिख लो अपने साथ, है ना। इसी तरह से हम लोग रिवाइज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा जो जियोलॉजिकल टाइम स्पैन है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है हमको, इन अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, ठीक है जी। असेंडिंग ऑर्डर पे लगाना है इसको अकॉर्डिंग टू लेंथ। तो सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा जो है वो सबसे लास्ट में लगेगा। सो इयॉन, एरा, पीरियड एंड एपो आप लगाओ फटाफट से। अगेन टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका करेक्ट आंसर क्या है, दिस इज 4, 3, 2, 1, ठीक है जी। सबसे पहले आता है आपका एपो, फिर आता है आपका पीरियड, फिर आता है आपका एरा, एंड फिर आता है आपका ईयन, ठीक है जी। इसे हम लोग जो है दिस इज कॉल्ड एज द जियोलॉजिक टाइम स्केल। जियोलॉजिक टाइम स्केल में हम लोग देखते हैं पूरे अर्थ की जो जियोलॉजिक हिस्ट्री है उसको हमने अलग अलग टाइम पीरियड्स में बांट रखा है, और ये पीरियड जो है स्टार्ट कैसे होते हैं, दे स्टार्ट विद एन ईयन, ठीक है जी। ईयन, जैसे कि ये मैंने आपको जो एरा दिखा रखा है सेनोजोइक एरा, इसका जो ईयन है उसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेनेरोजोइक ईयन, ठीक है जी, पेनेरोजोइक ईयन। इसके बाद जो है इसमें जो एरा आया है वो है आपका सेनोजोइक एरा, जिसको हम एज ऑफ मैमल्स भी बोलते हैं। इसके अंदर जो पीरियड आया है वो क्वाटनरी पीरियड, क्वाटनरी पीरियड के अंदर एपो आया है होलोसीन। होलोसीन में जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, इंसान जो है वो डोमिनेंट हैं, ठीक है जी। सबसे पहले कौन सा आया, फिर ईयन आया, ईयन, एरा, पीरियड, एपो, इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुपर मून जो है इट इज फुल मून या न्यू मून जो कि अपनी एपगी स्टेट पे होता है, और सोलर एक्लिप्स जो है वो न्यू मून के टाइम पे जो है होता है, जब सन और अर्थ जो है वो जो सॉरी आपका मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में होता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या है भाई, दोनों करेक्ट आंसर। अगेन आराम से पढ़ो स्टेटमेंट को और फिर आंसर दो अपना, लिखो वहाँ पे, एंड द आंसर इज 2 ओनली, ठीक है जी। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट ऊपर सुपर मून वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। जो सुपर मून होता है आपका, सुपर मून वो स्टेट होती है जब जो मून है वो अर्थ के नियरेस्ट स्टेट में होता है, विच इज पेरिगी, ठीक है जी। पेरिगी स्टेट में होता है और वो अपने फुल स्टेज में होगा, ठीक है जी। पेरिगी होगा और अपने फुल स्टेज में होगा, तो मून जो है वो आपको ज़्यादा ब्राइट दिखेगा और ज़्यादा जो है बड़ा भी दिखेगा साइज़ का। तो इसे हम लोग सुपर मून फिनोमिना बोलते हैं। तो ये जो है आपका सेकंड जो है आपका सोलर एक्लिप्स है, इसको आप इस तरह से याद रखो, मैंने पहले भी बताया हुआ है, NNS एंड FFL, ठीक है जी। फार, अगर मून जो है जब वो फार है, फार साइड में है, तो वो फुल मून होगा और लूनर एक्लिप्स होगा, एंड जब वो सन के नियर होगा, नियर साइड में होगा, तब न्यू मून होगा एंड सोलर एक्लिप्स होगा। इस तरह से याद रखोगे तो आपको ये एक्लिप्स वाले क्वेश्चंस कभी भी तंग नहीं करेंगे, ठीक है जी गाइस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सुपर मून फिनोमिना, पेरिगी, एपगी, ठीक है। सो पेरिगी टाइम पे जब फुल मून होगा तब जो है ये कंपैरेटिवली बड़ा दिखता है आपको, अराउंड 14% लार्जर एंड 30% ब्राइटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है।
ओके, सो अपोगी ए फॉर अपार्ट, पेरेगी मीन्स क्लोज। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं हम लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी अरोराज। अरोराज के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है जी। सो अरोरा जो है दे आर नेचुरल लाइट शो जो कि मून के कारण होते हैं। सेकेंड, दो टाइप के अरोरा होते हैं, बोरेलिस एंड ऑस्ट्रेलिस। बोरेलिस जो है वो कहाँ पे, साउथ में होती हैं, एंड ऑस्ट्रेलिस जो है वो आपकी नॉर्थ में होती हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये बताना है आपको। अगेन टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर इसका जो है दैट इज नाइदर वन नॉर टू, ठीक है जी। क्यों? बिकॉज दे आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द सोलर सन के अंदर से जो आपकी चार्ज पार्टिकल्स आते हैं उसके कारण होता है। जब वो चार्ज पार्टिकल्स हमारे आइनोस्फीयर में आते हैं, मैग्नेटोस्फीयर में आते हैं, वहाँ पे जो है ये कलरफुल शो बनता है। एंड बोरेलिस जो है वो नदर्न लाइट्स बोलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिस है वो आपकी सदर्न लाइट्स होती हैं। तो दोनों ही जो है क्या है, स्टेटमेंट्स गलत हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं फटाफट से कि ये किस संदर्भ में ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कही गई हैं। इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 27 दिन टू रोटेट वंस, एंड सेकेंड इज कि ये जो है बिग स्प्लैट इवेंट से बना था, ठीक है जी। तो ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ये टाइटन, गाइनामेड, मून और यूरोपा। सो आपका स्टार्ट टाइम जो है स्टार्ट होता है अब, एंड इसका करेक्ट आंसर क्या है, दिस इज द मून, ठीक है जी। तो मून जो है वो आपका उसका जो रोटेशन टाइम है एंड रेवोल्यूशन टाइम है अर्थ के आसपास का, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है 27 दिन का। इसीलिए हम लोग जो है सिर्फ वन साइड ऑफ द मून ही देखते हैं और इस 27 दिन जो है इसको रोटेट करने में लगते हैं। ये कैसे बना था, एक बहुत बड़ा आपका जो प्लैनेट साइज का ऑब्जेक्ट था, या प्लैनेटिज्मली था बेसिकली, जो कि अर्थ को टकराया था, जिसे हम बिग स्प्लैट इवेंट बोलते हैं, जिसके कारण बहुत सारी डेब्रीज जो हैं वो स्पेस में उछलती, जिनको जो बाद में एक्रीट होके मून बनी थी आपकी। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं हम लोग फटाफट से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सैटर्न, ठीक है। सैटर्न के रिगार्डिंग देखो, दिस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। दिस प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स। आयो, यूरोपा, गाइनामेड, कैलिस्टो आर सम ऑफ दी सैटेलाइट्स, ठीक है जी। सो इसका आंसर आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, ठीक है। सो आपको बताना है, भाई बताओ कौन सा क्या है इसका आंसर। सो आंसर इज, व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 1 and 3 ओनली। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे 1 and 3 कैसे, तो करेक्ट तो जो स्टेटमेंट है सिर्फ सेकंड है, ठीक है। आंसर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है इनकरेक्ट, याद रखना है इसको, इनकरेक्ट। आप में से कई लोगों ने गलत किया होगा इसको, क्योंकि इनकरेक्ट आपने देखा नहीं। भैया ये जो है बड़ी प्यार से देख के जाना कि करेक्ट पूछ रहे हैं कि इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो ये बिल्कुल सही है, तो बाकी दोनों जो है गलत हैं। इसका मतलब जो है आंसर क्या आता है, 1 and 3 आता है। लार्जेस्ट प्लैनेट इज बृहस्पति, जुपिटर, और ये जो आयो, गाइनामेड, कैलिस्टो और यूरोपा हैं, इन्हें हम गैलीलियल मून्स भी बोलते हैं, विच आर द मून्स ऑफ जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सन स्पॉट जो हैं दे आर टेम्पररी फिनोमिना इन द फोटोस्फीयर ऑफ सन। दे अपीयर एज ब्राइट स्पॉट्स कंपेयर टू सराउंडिंग रीजन्स, एंड ये क्लाइमेट, अर्थ के क्लाइमेट को इफेक्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द सोलर आउटपुट, ठीक है जी। इनमें से कौन सी चीज़ सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, करेक्ट पूछा हुआ है तो क्या है, पॉज करो, आंसर लिखो, फिर मुझे बताओ। द करेक्ट आंसर इज 1 and 3, ठीक है जी। सो आपका जो सेकंड है वो गलत है। ये टेम्पररी फिनोमेना होते हैं, 12 साल की 12 ईयर्स की साइकिल पे चलते हैं, और दे हैपन बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक चेंजेस इन द सन। ब्राइट स्पॉट्स नहीं होते हैं, कंपैरेटिवली डार्क स्पॉट्स होते हैं फोटोस्फीयर के ऊपर, एंड दे कैन ब्रिंग चेंजेस इन द क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द सोलर आउटपुट, ठीक है जी। तो आपको आंसर पता होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लेट अस सी द 12th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज विच अकॉर्डिंग टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है जी। इंटरनेशनल डेट लाइन के रिगार्डिंग में आपको ये जो है क्वेश्चन देखना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है दैट कनेक्ट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ये जो है डिमार्के एक चेंज ऑफ कलर डे, एक जो है डे चेंज करने को डिमार्केट करता है, एंड ये लाइन जो है इंडियन ओशन से पास कर रही है, ठीक है जी। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। टाइम लो अपना, पॉज करो वीडियो को और यहाँ पे अपना आंसर निकाल के दिखाओ। अगेन द आंसर इज 2 ओनली, ठीक है जी। बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। जो स्ट्रेट लाइन नहीं है ये एक जिगजैग लाइन है, और इंडियन ओशन नहीं है, पैसिफिक ओशन से निकलती है, ठीक है जी। आप यहाँ पे देखोगे ये जो है आपकी, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन। ये डेट लाइन क्या होती है, जैसे हम ईस्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हर एक लॉन्गिट्यूड में 1 घंटा ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 12 घंटे ऐड हो जाते हैं, और यहाँ पे जाते हुए वेस्ट की तरफ जाते हुए 12 घंटे माइनस करते हैं। तो जब भी आप ये डेट लाइन क्रॉस करते हो तो आपको एक जो दिन है उसको, या 24 घंटे हैं उसको हमें
ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। एंड इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ जिगजैग लाइन। बहुत सारे जो यहाँ पे आइलैंड्स जैसे ल्यूटन आइलैंड्स हैं, फिजी है, समोआ है, टोंगो है, ठीक है जी, ये आइलैंड्स ने क्या है अपने हिसाब से अपनी डेट चुनी हुई हैं, तो इस हिसाब से ये लाइन जो है जिगजैग आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, दिस इज स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन से ये निकल रही है। अगेन इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ जाना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है एंड कई बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं हम लोग। विच ऑफ दीज आर नियरली इक्वल इन लेंथ। ठीक है जी, लेंथ में कौन सी जो है इनमें से इक्वल है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स, प्राइम मेरिडियन एंड अदर लॉन्गिट्यूड्स, इनमें से कौन सी जो है बराबर हैं? ठीक है, सो यहाँ पर अपना स्टेटमेंट लिखोगे, पॉज करो, इसको आंसर दो यहाँ पे, एंड द करेक्ट आंसर इज 1 and 3 ओनली। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों जो है बराबर हैं। इक्वेटर जो है ट्रॉपिक से बराबर नहीं हो सकता, बिकॉज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो ये इक्वेटर जो है ये जो है सबसे बड़ी लाइन होती है जो कि हम लोग खींचते हैं, मध्य रेखा, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसे, तो सेंटर से खींचते हैं, तो सबसे बड़ी लाइन होती है। इसके ऊपर जब भी जाओगे तो लाइन का जो लेंथ है वो कम होता रहेगा, कम 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 इस तरह से होता रहता है। तो इक्वेटर एंड ट्रॉपिक जो है वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है जी। बट लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या होते हैं, वो सारे लॉन्गिट्यूड सेम आपको देखने को मिलते हैं लेंथ में, तो इस तरह से अपने को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अपरेंट पोजीशन ऑफ सन इन द स्काई। हर लॉन्गिट्यूड में, सेम लॉन्गिट्यूड में जो सन की पोजीशन के कारण जो सेम लॉन्गिट्यूड होता है उसमें सेम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन निकलती है या पहुंचती है। एंड सन जो है जब ओवरहेड होता है किसी लॉन्गिट्यूड पे, तो उस पे लॉन्गिट्यूड पे सॉरी उस लैटिट्यूड पे सारी लोकेशंस में सेम जो है आपको क्या देखने को मिलता है, सन टाइम देखने को मिलता है, सिंपली टाइम देखने को मिलता है। ठीक है जी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है? पॉज करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ट्रिकी है, एंड फिर मुझे आंसर दो। आंसर इसका क्या है? नाइदर 1 nor 2। मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि यहाँ पे सन जब भी मतलब लॉन्गिट्यूड में जब भी सन शाइन कर रहा होता है, क्योंकि अर्थ हमारी क्या है, अर्थ हमारी टिल्टेड है, ठीक है जी, टिल्टेड है। तो टिल्टेड है तो क्या होगा, अगर सन की रेज यहाँ पे हैं तो यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन है, इंसोलेशन है, वो ज़्यादा हो रही होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। बट ये सारे लॉन्गिट्यूड में, ये सारा जो लॉन्गिट्यूड है आपका, यहाँ पे टाइम जो है सेम ही हो रहा होगा। ठीक है जी, अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर में बैठे तो दिन के 12 ही बज रहे होंगे, बट यहाँ पे धूप कंपैरेटिवली कम होगी, और यहाँ पे जो है सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे दिन के 12 बज रहे होंगे, बट यहाँ पे धूप बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है जी, सो सन टाइम जो है वो सेम ज़रूर रहता है, बट आपका जो रेडिएशन है, जो सोलर इंसुलेशन है, वो सेम नहीं होती है। ठीक है, फिर सेकंड वाला कैसे गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे लैटिट्यूड लिखा है, लॉन्गिट्यूड लिखा होता तो ये जो है बिल्कुल सही होना था। सेम टाइम जो है सेम लॉन्गिट्यूड में मिलता है, नॉट लैटिट्यूड। ठीक है जी, दैट्स वाई आपका डी जो है दिस इज द आंसर। फिर हम चलते हैं 15वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन से सोर्सेज से हम लोग धरती के अंदरूनी जो हिस्सा है उसको स्टडी, या अंदर जो धरती का अंतर है या इंटीरियर है उसको हम लोग स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं? मीटियोर्स जो कि अर्थ पे आते हैं, ग्रेविटेशन धरती की, मैग्नेटिक फील्ड धरती का, या सेस्मिक एक्टिविटी, इनमें से कौन सी जो हम लोग यूज़ करते हैं? पॉज करो, टाइम लो और आप इसको आंसर करो। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ग्रेविटेशन वेव्स हम लोग यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का यूज़ करते हैं, साइस्मिक एक्टिविटी हम लोग यूज़ करते हैं। अर्थक्वेक्स जब आते हैं तो उनकी वेव से हम लोग पता लगाते हैं कि नीचे जो है क्या चल रहा है। मीटियोर जो है वो भी क्या, क्योंकि मीटियोर भी सेम उन्हीं मटेरियल के बने हुए हैं जिससे अर्थ बनी हुई है, तो धीरे धीरे जब हम मीटियोर्स को हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ, अपने अर्थ में क्या चल रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 इज दिस। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं हम लोग। विद रेफरेंस टू वेरिंग लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट ऑन अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, लेंथ ऑन डेज और नाइट के लेंथ के हिसाब से इनको स्टेटमेंट को देखें। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सर्दियों के समय में नदर्न हेमिस्फीयर में जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ की तरफ को मूव करेंगे, जो डार्कनेस है वो इंक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे एज विल मूव टूवर्ड्स नॉर्थ, डार्कनेस जो है वो इंक्रीज होती रहेगी इन विंटर्स। सेकेंड, समर्स के टाइम में ड्यूरिंग समर्स नॉर्थ पोल जो है वो 6 महीने तक कंटिन्यूस डे लाइट देखता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? ठीक है, याद रखना है, यहाँ पे इनकरेक्ट बोला हुआ है, तो आंसर दो अपना एंड फिर मुझे बताओ। द आंसर इज नाइदर 1 nor 2, मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो करेक्ट हैं। जो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और विंटर चल रही है तो यहाँ पे डार्कनेस जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने सन जो है वो निकलता ही नहीं है।
एंड जब आप समर में नदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे, नदर्न पोल में जाओगे 66 डिग्रीज के ऊपर वाली साइड में, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सन जो है वो सेट ही नहीं होगा। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मिड नाइट सन। रात के 12 बज रहे होंगे, फिर भी जो है जो सन है वो होराइजन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, क्या कहते हैं इसको, मिड नाइट सन फिनोमिना कहते हैं। ये नदर्न हेमिस्फीयर में आपका 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में देखने को मिलता है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ये 23 सितंबर से आपका 21 जून के बीच में देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, सो आई होप आपको समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम, असर्शन एंड रीजन वाला। अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है बट मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अर्थ में जो है मून में जो है अर्थ के की तरह ग्रेविटी नहीं है, या ग्रेविटी कम है, लो ग्रेविटेशन होने के कारण यहाँ से जो गैसेज है वो एस्केप कर जाती है। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट है? तो आंसर क्या है इसका, पॉज करो, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो और मुझे बताओ। आंसर इसका जो है दिस इज बोथ ए एंड ए है इसका आंसर। बोथ ए एंड आर एंड ट्रू, दोनों ही सही हैं, और आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दैट मीन्स अर्थ के पास एटमॉस्फेयर होने के कारण ये गैसेस को होल्ड कर सकता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्यों है, क्योंकि वो जो है ग्रेविटेशन के कारण गैसेस को होल्ड कर सकता है, बट मून नहीं कर पाता। क्यों? बिकॉज उसकी ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही कम है, 1/6 है, जिसके कारण अर्थ के 1/6 है, जिसके कारण गैसेस जो है वो एस्केप कर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में जाते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग, ज्योग्राफिकली स्पीकिंग इनमें से कौन सी कंट्रीज के पास एटलीस्ट 3 से 4 टाइम जोन्स होंगे? ठीक है जी, जो कंट्रीज़ का ईस्ट और वेस्ट स्ट्रेच बहुत बड़ा है, जो कंट्रीज़ सी के पास में है, जो कंट्रीज़ का लैटिट्यूडनल स्ट्रेच बहुत बड़ा है, या जो कंट्रीज़ ग्रीनविच के सबसे दूर हैं। ठीक है, आपको आंसर देना है, पॉज करो, आंसर दो, लिखो अपना, एंड इसका आंसर क्या है, ए। सो ईस्ट एंड वेस्ट स्ट्रेच, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स देखे जाते हैं, हम लोग टाइम के लिए लॉन्गिट्यूड्स को इस्तेमाल करते हैं। जो कंट्री का सबसे ज़्यादा ईस्ट और वेस्ट स्ट्रेच होगा तो उतनी लॉन्गिट्यूड्स को पास करेगा, एंड उतना ही ज़्यादा जो है वो उसमें टाइम डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जिसके कारण उसको ज़्यादा टाइम जोन्स लेने पड़ेंगे। अगेन, टाइम जोन्स का फिनोमिना जो है, आई वॉन्ट यू पीपल टू मेक श्योर कि आप उसे पढ़ के जा रहे हैं। मैंने भी कवर किया हुआ है, तो वो नायब तहसीलदार की रिवीजन सीरीज में आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ड्यूरिंग डे एंड नाइट ऑफ अर्थ इज अल्टर्ड और अफेक्टेड ड्यू टू। ठीक है, ये ड्यूरेशन, जो दिन की और रात की जो ड्यूरेशन है अर्थ की, वो किस चीज़ से इफेक्ट होती है? टिल्ट एंड रेवोल्यूशन, पोलर बल्ज एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, तो आपको सही आंसर ढूंढना है, पॉज करो, आंसर को ढूंढो, और फिर हम लोग आपका करेक्ट आंसर बताते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 3 ओनली। ठीक है जी, सो एक्सियल टिल्ट होने के कारण क्या होता है, सन की जो लाइट है वो अपेरेंटली मूव करती रहती है ट्रॉपिको, कैंसर, कैप्रिकॉर्न के बीच में, जिसके कारण डेज और नाइट के बीच का डिफरेंस जो है इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। रेवोल्यूशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट काम है, तभी जो है ये काम होता है आपका, वेरिंग लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट्स। पोलर बल्ज का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, हम लोग जो है अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट देखते हैं। हम लोगों ने ये कहाँ पढ़ा है, अपनी साइंस की 9th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। 2 मिनट जो हमें अर्ली सनराइज दिखता है और 2 मिनट डिलेड सनसेट होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आज जाके जो है 9th की एनसीईआरटी खोलनी है, वहाँ पे ये कंसेप्ट पढ़ना है। ऑप्टिकल इल्यूजन्स में कंसेप्ट देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देने वाला हूँ यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है जी, इसको सुनो। ट्रैवलर गोइंग टू ईस्टवर्ड्स, अगर ट्रैवलर ईस्ट की तरफ को जा रहा है ग्रीनविच से, तो वो टाइम को लूज करेगा। ठीक है, अंटिल ही रीचेस 180 डिग्री ईस्ट। प्राइम मेरिडियन जो है वो लैटिट्यूड है जो कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी से पास करता है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 75 डिग्री ईस्ट का जो अपना स्टैंडर्ड टाइम मान रखा है, जो कि 5 डिग्री आगे है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। पॉज करो इसको और इसको आंसर देना है। ठीक है जी, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर है 1, 2 and 3। बिल्कुल जी, शॉक मत हो, ध्यान से सुनो। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने, मैंने आपको बताया नहीं, आपको ध्यान देने को नहीं बोला। इनकरेक्ट पूछा हुआ है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा इसको। तो इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे। इनकरेक्ट का मतलब क्या है? तीनों ही जो हैं वो क्या हैं आपके? इनकरेक्ट हैं, तीनों ही इनकरेक्ट हैं। ठीक है जी, ग्रीनविच टाइम लूज नहीं होता है, गेन होता है। तो ऑलवेज ऐड याद रखना है, जब आप ईस्ट की तरफ जाते हो तो ये फॉर्मूला लगता है, ईस्ट गेन ऐड एंड वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट। तो ईस्ट हमेशा गेन करता है टाइम को और वेस्ट हमेशा लूज करता है टाइम को।
प्राइम मेरिडियन जो है वो लैटिट्यूड नहीं है, वो लॉन्गिट्यूड है, तो एक वर्ड एक शब्द से खेला गया है यहाँ पे बस, ठीक है जी। एंड इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या है, वो 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट ईस्ट हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो स्टैंडर्ड टाइम में ले रखा है, जो कि 5 घंटे 30 मिनट जो है आगे है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में GMT टाइम से, ठीक है कि नहीं। सो दीज वर द 20 क्वेश्चंस ऑफ योर फर्स्ट MCQ ऑन ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द ड्रॉ सीरीज। आई होप आपको पता चल गया होगा आपका लेवल क्या चल रहा है। वो जो आपने शीट बनाई है जिसमें आपने मार्क्स लिखे हैं, आई वांट दोज मार्क्स टू बी इन दी कमेंट बॉक्स। ज़रूर लिखिए यार, मैं मतलब इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे आप ही लोगों को फ़ायदा होगा। यू विल गेट इनकरेज कि आपको जो है इन MCQs को अटैम्प्ट करना है गाइस, ठीक है जी। सो कल मिलते गाइस अगले सेशन में, अगले MCQs सेकेंड पार्ट में MCQs के। टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।